चलिए मित्रों, देर न करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सपना तुरंत ही झुककर अपने दाहिने पैर के नीचे दबी हुई वो चीज अपने हाथ में लेकर उठने लगी। जैसे ही सपना वो चीज अपने हाथ में उठा रही थी कि अचानक से वह चीज उसके हाथ में लिपटने लगी। सपना ने तुरंत ही अपना हाथ जोर से झटका। इधर जैसे ही सपना के हाथ में वो चीज लिपट रही थी कि अचानक उधर खंडर में काल केतु की आंखें एक झटके में खुल गईं। सपना डर के मारे जोर जोर से अपने दाहिने हाथ को झटकने लगी, लेकिन वो चीज उनके दाहिने हाथ से निकल नहीं रही थी। उसने तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से उस चीज को पकड़कर अलग करने लगी। सपना को ऐसा आभास हुआ था जैसे अंधेरे में कोई सर्प उनके हाथ से लिपट गया हो, लेकिन वो सर्प नहीं बल्कि कोई माला थी। अंधेरे में सपना उसे टटोलने लगी। उस माला में गोल गोल दाने थे जिनकी सतह खुरदुरी थी। शायद सपना को उसे रुद्राक्ष की माला की वजह से ही वह उस काल केतु के उस वशीकरण से बाहर आ पाई थी। उसने तुरंत ही उन रुद्राक्षों की माला को दोनों हाथों से पकड़कर अपने गले के अंदर डालने लगी। रुद्राक्ष की माला पहनने के तुरंत बाद वह संध्या के पीछे दौड़ने लगी। सपना दौड़ते हुए जोर जोर से संध्या को आवाज दिए जा रही थी, लेकिन संध्या पे कोई असर नहीं हो रहा था। अब उन दोनों के बीच कुछ ही फीट की दूरी बची थी कि अचानक एक जोर का झटका सपना को सामने से लगा और सपना कई फीट हवा में पीछे की तरफ उछलकर नीचे जमीन के ऊपर गिर पड़ती है। सपना को कई चोट लगी थी, वो उठ नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे बेहोशी के आगोश में समाने लगी थी। अचानक से एक आवाज सपना के कानों में सुनाई देने लगी। वो आवाज उसी तालाब से आ रही थी। सपना को ऐसा आभास हो रहा था कि कोई उस तालाब के पूरे पानी को तेजी से चारों तरफ घुमा रहा हो। वो आवाज और भी तेज हो गई। अब धीरे धीरे उस तालाब के आसपास की हवा तेज होने लगी। जल्द ही उस हवा ने बवंडर का रूप ले लिया। अगले ही पल सपना और संध्या उस हवा रूपी बवंडर के आगोश में आ चुकी थी। वह हवा रूपी बवंडर उन दोनों को अपने आगोश में लेकर उसी तालाब की तरफ बढ़ने लगा। उधर तालाब का पानी भी भंवर का रूप ले चुका था। अगले ही पल हवा रूपी बवंडर और उस तालाब का पानी जो भंवर का रूप ले चुका था, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आकर जोर जोर से चक्कर लगाने लगे। कुछ देर तक तो हवा रूपी बवंडर और पानी का वो भंवर एक साथ तेजी से घूमते रहे। अचानक से एक झटके में वो हवा रूपी बवंडर और पानी का वो भंवर गायब हो गया। संध्या उस तालाब के भंवर के अंदर समा चुकी थी और सपना हवा रूपी बवंडर से बाहर निकलकर तालाब से थोड़ी दूर जाकर गिर चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वाले उस तालाब की तरफ पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। संध्या का शरीर उस तालाब के बीचों बीच पानी के ऊपर तैर रहा था और सपना उस तालाब से कुछ दूर हटकर जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जल्दी से उस गांव के दो आदमियों ने उस तालाब के अंदर छलांग लगा दी और पानी में तैरती ही संध्या के पास जाने लगे। जैसे ही वह दोनों संध्या के पास पहुंचकर संध्या को अपने जैसे ही वह दोनों संध्या के पास पहुंचकर संध्या को अपने साथ लेकर तालाब के किनारे जाने के लिए अपने पैरों को पानी के अंदर हिला ही रहे थे कि अचानक से दोनों को ऐसे लगा कि जैसे किसी ने पानी के अंदर उनके पैरों को पकड़कर खींच लिया हो। अचानक से उन दोनों का सर पानी के अंदर जाने लगा। वे दोनों संध्या को छोड़कर अपने हाथों को पानी के इधर उधर मारने लगे। दोनों ही छटपटाते हुए पानी में अपने हाथ मारते हुए अगले कुछ सेकंड के लिए वे दोनों पूरी तरह से पानी के अंदर जा चुके थे। तालाब के बाहर खड़े गांव के लोग इस नजारे को देखकर बहुत डर गए। जो दो आदमी संध्या को निकालने के लिए तालाब में कूदे थे, वे दोनों ही बहुत ही अच्छे तैराक थे। तो फिर ऐसा क्या हो रहा था उन दोनों के साथ, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। काफी हिम्मत करने के बाद दो और आदमी उस तालाब के अंदर कूद पड़े और वे दोनों भी तैराक संध्या के पास जाने लगे। किसी भी हाल में उन दोनों आदमियों को बचाना था। अभी वे दोनों आदमी तैरते हुए संध्या के पास पहुंचे ही थे कि अचानक से उन दोनों के बगल में से
वे दोनों जो संध्या को निकालने के लिए उससे पहले तालाब में कूदे थे, अपना सर तालाब की पानी से ऊपर निकालते हुए जोर जोर से सांसें अपने मुंह को खोल कर लेने लगे। तकरीबन वे दोनों पानी के अंदर 1.5 मिनट तक रहे थे। अचानक से उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया, भाग भागो, भागो जल्दी से यहां से। उन चारों ने तुरंत ही संध्या को अपने एक हाथ में पकड़ा और जल्दी से पैर हाथ चलाते हुए तालाब के किनारे जाने लगे। संध्या को तालाब से निकालकर बाहर किनारे रखा। तब तक सपना को भी वहां से उठाकर उस जगह से लेकर आया जा चुका था। गांव वाले तुरंत ही उन दोनों को उठाकर गांव के वैद्य के पास लेकर गए। उन्होंने तो संध्या को नहीं बचा पाए, लेकिन सपना की जान बच गई थी। 3 दिन तक सपना बेहोश रही। जब सपना को होश आया तो उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वह पागलों की भांति करने लगी थी। पूरा गांव इस घटना की वजह से दहशत में आ चुका था। लोग दबी जबान में तरह तरह की बातें करने लगे थे। सबसे ज्यादा झुंड की वो लड़कियां डरी हुई थी जो जंगल से सूखी लकड़ी तोड़कर लाया करती थी। क्योंकि एक दिन पहले ही संध्या और सपना ने उस झुंड की 2 तेज तर्रार लड़कियों को 2 छोटी कुल्हाड़ी दी थी और उस कुल्हाड़ी के बारे में आज ही वे दोनों कुछ जरूरी बातें बताने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी जिनका अंदाजा शायद गांव में किसी को भी नहीं था। मित्रों, अब समझ में आया कि वो पागल लड़की कौन थी। उस पागल लड़की को उनके माँ और बाप वहां उस चौपाल के पास से लेकर अपने घर की ओर जाने लगे। वह पागल लड़की कोई और नहीं बल्कि वो सपना ही थी, जो उस रात उस काल केतु के वशीकरण और भयानक बवंडर से जान तो बच गई थी, लेकिन उनकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। सपना को वहां से लेकर जाते ही एक बार फिर चौपाल में उपस्थित सभी लोग उन चारों बुजुर्गों की बातों को बहुत गौर से सुनने लगे। तकरीबन आधे घंटे के अंदर वे बुजुर्ग सभी लोगों को त्रिकाल पुट्टी की बताई बातों को उस सबके सामने बोल दिए। चौपाल में उपस्थित सभी लोगों को त्रिकाल पुट्टी की बताई गई बातों को बताने के बाद उस बुजुर्ग ने वहां रखे एक पुस्तक में गांव के सभी घरों को क्रमांक के अनुसार दर्ज करना शुरू कर दिया। तकरीबन 150 घर उस पुस्तक में लिखे हुए थे। सभी घर वालों के एक एक सदस्यों को एक एक कागज थमाकर ठीक 1 घंटे के अंदर एक मुट्ठी चावल उसी दी हुई कागज में लेकर यही चौपाल के पास आने को कहा। तकरीबन 1 घंटे के अंदर उस गांव में जितने भी घर थे, उन सभी के घर में से एक एक सदस्य एक एक मुट्ठी चावल लेकर उस चौपाल में आ चुके थे। त्रिकाल पुट्टी के कहे अनुसार जिस घर में ऐसी कन्या जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन सभी ने उस एक मुट्ठी चावल के अंदर एक कागज में उस कन्या का नाम और उनकी उम्र लिखकर उस कागज के अंदर डाल दिया था। चौपाल पहुंचकर सभी लोगों ने एक बार फिर से अपना अपना नाम एक मुट्ठी चावल के साथ त्रिकाल पुट्टी की दी हुई कागज में लपेटकर उसी पुस्तक में दर्ज करने लगे। उस पुस्तक में दर्ज गांव के 150 घरों में से 2 घर एक मुट्ठी चावल लेकर उपस्थित नहीं हुए। उन चारों बुजुर्गों ने उन दोनों घरों के सदस्यों का नाम एक कागज में लिख लिया। उसके बाद उन बुजुर्गों ने उन चौपाल में आए हुए सभी लोगों से कहा, कल अमावस की रात शाम को एक भोज का आयोजन किया गया है। कोई भी कल रात अपने घर का चूल्हा नहीं जलाएगा। ये बात सभी को याद रहे कि कल शाम 5 बजे के बाद कोई भी अपने घर का चूल्हा नहीं जलाएगा। घर के सभी सदस्यों को रात्रि भोज में शामिल होना जरूरी है। इतना कहने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, किसी को भी कोई संकोच या अगर कोई सवाल हो तो वो अभी पूछ सकता है। उस बुजुर्ग की यह बात सुनकर वहां उस चौपाल में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। किसी ने भी कोई सवाल उस चौपाल में उन चारों बुजुर्गों से नहीं पूछा। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। ये बोलते ही उस चौपाल में उपस्थित सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। जब सभी लोग उस चौपाल से जा चुके थे, तब उन चारों बुजुर्गों ने
148 घरों से जो एक मुट्ठी चावल त्रिकाल पुट्टी की दी हुई कागज में लपेट कर लाए थे, उसे एक बड़े से कपड़े की थैली में संभाल कर रखने लगे। थैली में रखने के बाद वे चारों उन 2 घरों की ओर जाने लगे जिस घर से मुट्ठी भर चावल नहीं आया था। इधर सपना के माता पिता सपना को पुनः उसी कमरे में बंद कर दिए जहां से वो भागकर उस चौपाल के पास जा पहुंची थी। सपना ने वहां मिट्टी में सूखी टहनी से जो बातें लिखी थी, वो बातें सपना की माँ ने पढ़ ली थी और सपना के लिखे हुए वो शब्द अपने आप गायब होते हुए भी उसकी माँ ने देखे थे। डर के मारे ये बात वो सपना के पिता से भी साझा नहीं कर रही थी। अचानक से सपना के पिता ने सपना की माँ के चेहरे पर झलक रही परेशानी को देखते हुए कहा, मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। आगे की कथा सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें मित्रों। कथाओं को लाइक करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।